उसके बाद हम एक बार बात कर लेते हैं बैक टाइट्रेशन की। बैक टाइट्रेशन की हम लोगों ने ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं हम पहले भी, ठीक है। तो बैक टाइट्रेशन में मैंने बताया था, बैक टाइट्रेशन एक तरह से गलती मान लो, या इसको ये मान लीजिए कि हमारे जो सॉल्यूशन में मिली इक्विवेलेंट है वो एक सब्सटेंस के एक्सेस में हो गए हैं। यानी अगर आप टाइट्रेशन कर रहे थे ए का और आपने बी को ले लिया है एक्सेस में, चाहे वो गलती से एक्सेस में आया हो या किसी और रीजन से एक्सेस में आया हो, ध्यान से समझते रहना। और आपके यहाँ पर बनेंगे प्रोडक्ट्स। अब इसको अगर हम थोड़ा फिगर से समझे तो यहाँ पर आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क था, इसमें ए मान लेते हैं, और आप ब्यूरेट से आप टाइट्रेट कर रहे हैं बी। टाइटर जो है वो आपका है बी, ठीक है। तो बी आप ऊपर से डालते जा रहे हैं और ए ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट। तो बी आपका एक्सेस में हो गया, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। हम ये जो बी एक्सेस जो भी है, हम लोग इसको मान लेते हैं कि हमने इनिशियली बी के मिल इक्विवेलेंट इतने लिए। दिस इज बी टेकन। बोलो बेटा, यही होगा बी टेकन। Yes, sir. नाउ अब होगा क्या, जो बी टेकन है और बी, मतलब आपने बी लिया था कितना, बी टेकन आपने लिया था। अब हुआ क्या, बी आपके पास एक्सेस में है ना, तो ए से जितना रिएक्शन हुआ होगा बी का उतना हो गया होगा, बाकी बी बचा हुआ होगा। तो जो बचा हुआ बी है, द बी लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन विद ए इज अगेन बैक टाइट्रेटेड। बैक वर्ड का पीछे मत बोलो, बैक टाइट्रेटेड, ये एक प्रोसेस है बैक टाइट्रेशन, अगेंस्ट अनदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा सर, अगर आप बी को फिर से टाइट्रेट कर रहे हो एक और सॉल्यूशन, तो क्या होगा, देखो होगा ये कि जो बी लेफ्ट हुआ आपका, उससे तुमने टाइट्रेट किया किसी सी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो फिर तुमको कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और यहां से हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि इक्विवेलेंट्स ऑफ बी लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सी। जो एक्सेस में तुमने लिया बी को, उसमें से कुछ पार्ट ए के साथ रिएक्ट कर गया, कुछ पार्ट बचा हुआ है, यानी बी टेकन था इनिशियली जितना आपने लिया था, उसमें से कुछ पार्ट ए से रिएक्ट कर गया और कुछ पार्ट बच गया। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था, इसको हमने रिएक्शन किया सी के साथ, ठीक है। हमने इसका रिएक्शन किया सी के साथ, तो हमको ये पता चल गया कि बी लेफ्ट कितना, बचा हुआ बी कितना था, हमको ये पता चल गया, ठीक है। तो हम बचा हुआ बी जो है, बी लेफ्ट हमको पता चल गया, और बी टेकन हमको पता ही था इनिशियली कि बी हमने लिया कितना। तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि टाइट्रेशन में ए के साथ बी यूज कितना हुआ, दैट विल बी बी टेकन माइनस बी लेफ्ट, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो बी यूज हुआ, ये किसके साथ टाइट्रेशन में यूज हुआ, ए के साथ। तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ बी यूज्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए। ये है बैक टाइट्रेशन का फंडा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, आपने एक कोई भी रिएजेंट एक्सेस में डाल दिया, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट तो ओरिजिनली रिएक्शन में चला गया ए के साथ, कुछ पार्ट उसका बच गया। तो जो बचा हुआ पार्ट था उसको किसी और सी के साथ रिएक्शन कर दिया, तो कितना वो सी के साथ रिएक्शन किया, हमको वहां से पता चल जाएगा बी बचा हुआ था कितना। अब जितना हमने इनिशियली लिया था उसमें से बचा हुआ बी जो सी के साथ रिएक्ट कर गया, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा कि बी ए के साथ कितना रिएक्ट किया। हमको पता चल जाएगा ए के साथ जितना रिएक्ट किया उसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे बी जितना यूज हुआ। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैक टाइट्रेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ या ना सब लोग बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है तो बोलो। No, sir. रश्मि समझ में आया, राहुल, पुष्कर, Yes, स्मिथ? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब ये जो फंडा है और क्लियर होगा हमको क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है।
50 ग्राम सैंपल ऑफ calcium hydroxide is dissolved in 50 ml of 0.5 normal HCl solution. The excess of HCl was reacted with 20 ml of 0.3 normal NaOH. Calculate the percentage purity of calcium hydroxide sample. That's what you have to calculate. निकालिए जरा और मुझे आंसर बताइए। इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन था 25 मिली इक्विवेलेंट। किसी को नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ कैसे होगा। 50 इंटू 0.5 नॉर्मल है तो ये 25 आ जाएगा। HCl लेफ्ट जो होगा उसको टाइट्रेट किया NaOH से, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। ये कितना होगा 20 इंटू 0.3 यानी कितना मिली इक्विवेलेंट हो गया 6 मिली इक्विवेलेंट हो गया। यस सर। ठीक है, तो बचा हुआ जो HCl था वो 6 मिली इक्विवेलेंट है। HCl आपने इनिशियली लिया था 25 मिली इक्विवेलेंट। तो मुझे ये बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज कितना होगा। 25 माइनस 6 यानी 19 मिली इक्विवेलेंट। बोलो अब जरा रिएक्शन देख लेते हैं इनका क्या रिएक्शन होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, बेस है एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। CaCl2 प्लस H2O, 2 HCl लगा दो यहाँ पे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको वैसे भी एन फैक्टर चाहिए उसका। तो इसका एन फैक्टर 2 क्योंकि 2 OH माइनस फर्निश करेगा, ये एक फर्निश करेगा, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर 2 हो गया, यहाँ पे एन फैक्टर 1 हो गया। तो मेरे को बताओ हम इस इक्वेशन से ये नहीं लिख सकते इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ HCl के। बोलो बेटा। तो यस इसका इक्विवेलेंट मोल्स इनटू एन फैक्टर यानी W ऑफ CaOH होल ट्वाइस डिवाइड बाय CaOH होल ट्वाइस। इसका मोलर मास कितना होगा 40 74 और 2 42 42 और 32 74 इंटू एन फैक्टर है 2। इक्विवेलेंट ऑफ HCl आपने अभी निकाला 19, लेकिन ये तो मिली है तो इसको इक्विवेलेंट में बदल लो। दिस इज 37, तो ये उधर चला जाएगा। सो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कितना किया 37 इंटू 19 डिवाइड बाय 1000, यह आया 63 7, ये कितना हो गया 37 और 6 कितना हो गया 703। यही आ रहा है क्या। Yes, sir. यस सर। तो ये आ गया बेटा 0.703 ग्राम्स। ठीक है, मेरे पास इसका आंसर भी यही कुछ है 1.406। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा 0.703 डिवाइडेड बाय 50 ग्राम आपने लिया था इंटू 100 आ जाएगा कितना 1.406%। देखो कितना आसान क्वेश्चन था यार, कुछ भी इसमें क्वेश्चन में टफ नहीं था जो हमको ऐसा लगा हो कि पता नहीं क्या ही दे दिया उसने। We just have to follow the statement and we will get the answer. Okay? Next question करें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए आपको, और 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में अभी। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा। ये लो बेटा,
हो गया सर। होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन है 1 ग्राम, साथ साथ लिख लो, impure Na2CO3 is dissolved in water and volume of the solution is made up to 25 ml. To 50 ml of this solution, ml of 0.1 normal HCl was added, and the mixture after shaking well required 10 ml of 0.16 normal NaOH for complete reaction. इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तुमने टेस्ट में भी देखे होंगे। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, आज से मैं तुमको क्वेश्चंस जो दूंगा उनके आंसर्स भी साथ में दिया करूंगा ताकि तुम लोग पता कर लो कि तुम्हारा आंसर तुरंत सही है कि नहीं। इसका आंसर है 90.1%। क्वेश्चन नंबर 2 है 2.175 ग्राम ऑफ पायरोलुसाइट ओर आ गया तो मतलब प्योर नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। पायरोलुसाइट और किसका होता है? MnO2 का होता है। Was treated with 50 ml of 0.5 molar oxalic acid। ठीक है, the oxalic acid left was diluted to 250 ml and 25 ml of this solution required 30 ml of 0.1 normal KMnO4 for complete titration। Calculate percentage of MnO2 in the ore, right? इसका आंसर है 40%। Noted? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? सबने कर लिया है? यस सर। Yes, sir.
बेटा अब जरा जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट बिकॉज वी कुड नॉट हैव अ 2 आवर क्लास टुडे। तो अगर तुम लोग अग्री करते हो तो हम लोग क्या शाम को एक क्लास रख लेंगे आज? करने जा रहे हैं बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, या इसको बोलते हैं कई बार डबल टाइट्रेशन भी बोल देते हैं लोग, डबल टाइट्रेशन। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पिछले 3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जेई मेंस में इसका क्वेश्चन तीनों साल में आया, पिछले तीनों साल में इसका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिपीट इन द सेंस एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत करें। Yes, sir. तो देखिए, यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। इंडिकेटर्स हमारे क्या काम होता है? इंडिकेटर्स का इक्विवेलेंस पॉइंट को शो करना, इंडिकेट करना कि कहां पे किसी रिएक्शन में तुम्हारा इक्विवेलेंट जो पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो कहां पे आ रहा है, किस पीएच पे आ रहा है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पीएच स्केल के बारे में पढ़ चुके हैं। पीएच स्केल हमारा 0 से 14 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बदलता है तो पीएच चेंज होता है। ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे सारी चीजें, बट जस्ट यहाँ पर हमको क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी। 0 से 7 में हम एसिडिक पीएच को डिफाइन करते हैं। 7 पे हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन, और 7 to 14 में हम बोलते हैं सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी घट जाती है। अगर हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, बेसिसिटी घट जाती है। ये हमको बचपन से ही सिखाया जाता है। एसिड और बेस का जब भी हमने बात किया होगा तो हम पीएच की जरूर बात करते हैं। इतनी बात तुम लोगों को ऑलरेडी पता थी। फिर एक और बात आती है क्या, कि हम लोग यहाँ पर 2 इंडिकेटर से डील करेंगे। एक इंडिकेटर तुमने पढ़ा होगा, फिनोक्सिलीन। फिनोक्सिलीन को लिखा जाता है HPH, या कई बार आप इसको पीएच की तरह भी लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंडिकेटर है जिससे हम डील करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। सेकेंड इंडिकेटर कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को लिखा देखोगे MEOH। MEOH को जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो MEOH मिथाइल एल्कोहल भी लिखा होता है, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। वो मिथाइल एल्कोहल है, जब इंडिकेटर की बात होगी तो ये मिथाइल ऑरेंज है। याद रखेंगे बात को। यस सर। Yes, sir. फिर एक होता है CTR। CTR को क्या, CTR व्हाट इज CTR? CTR स्टैंड्स फॉर कलर ट्रांजिशन रेंज। कलर ट्रांजिशन रेंज। इंडिकेटर का कलर ट्रांजिशन रेंज क्या होता है, कहां से कहां पे इंडिकेटर जो है कलर का चेंज देगा। तो इंडिकेटर फिनोक्सिलीन का जो कलर ट्रांजिशन रेंज होता है दैट इज 8.3 to 10। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर ट्रांजिशन होता है वो पीएच होती है, पीएच रेंज होता है 3.2 से 4.4। ठीक है, मतलब इन रेंजेस में वो आपको कलर चेंज देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि कौन सा इंडिकेटर बेटर है। ये किसी टाइट्रेशन के, ये टाइट्रेशन टू टाइट्रेशन डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिकेटर बेटर है। बट एक चीज जो कॉमन है कि हम टाइट्रेशन के हिसाब से कैसे बता पाएंगे कि सर कौन सा इंडिकेटर हमको सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसका भी एक फंडा होता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में हम लोग बेटा इन सब की बातें करेंगे। यहाँ पर हमको क्या काम है, मैं उसी के हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ जो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगी। सो हाउ टू फाइंड अ सूटेबल इंडिकेटर, कैसे आप एक अच्छा इंडिकेटर, एक सूटेबल इंडिकेटर सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए
सूटेबल इंडिकेटर के लिए जरूरी क्या है, ये बात लिख लो, क्या कि इंडिकेटर की सीटीआर का मिड पॉइंट शुड बी नियरली इक्वल टू द, इंडिकेटर की सीटीआर का मिड पॉइंट भी तुमको पीएच ही देगा, कोई और वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये पीएच इसका ही मिड पॉइंट आप निकाल रहे हैं। शुड बी नियरली इक्वल टू द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि आपने मिड पॉइंट ले लिया किसका, सीटीआर का, ऑफ द इंडिकेटर, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब क्या हुआ, आप कोई टाइट्रेशन कर रहे थे और उस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट जो था, इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा था लगभग 9 के आसपास उस टाइट्रेशन में। तो मुझे बताओ 9 के आसपास किसका सीटीआर तुमको दिख रहा है? फिनोल्फ्थलीन। Phenolphthalein. फिनोल्फ्थलीन। ये रेंज नहीं, सीटीआर का मिड पॉइंट निकालो। तो देखो फिनोल्फ्थलीन के सीटीआर का मिड पॉइंट क्या होगा, 10 प्लस 8.3/2, क्या होगा ये, 18.3/2। दिस विल बी समवेयर अराउंड 9। ये क्या होगा, 7.6/2। दिस विल बी समवेयर अराउंड 3 पॉइंट, क्या होगा ये, 8। अरे बोलो बेटा, बोलो बेटा। यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं लगभग लगभग ये 4 के आसपास राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इनका मिड पॉइंट आ रहे हैं, फिनोक्सिलिन का 9 आ रहा है, मिथाइलोरेंज का 4 आ रहा है। तो इनका मिड पॉइंट है जो सीटीआर का, अगर उसके आसपास आपको किसी टाइट्रेशन में पीएच मिल रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो आप उसी इंडिकेटर को सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर किसी टाइट्रेशन के दौरान आपको उसका जो पीएच मिला इक्विवेलेंस पॉइंट पे, वो मिला 9 या 9.2 या 8.8, तो आप कौन से इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे दोनों में से, मुझे बताइए। फिनोल्फ्थलीन। फिनोक्सिलिन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फिनोक्सिलिन उस रेंज में, उस फिनोक्सिलिन का जो पीएच है सीटीआर का, वो भी हमको कहां से कहां मिल रहा है, उसी रेंज में मिल रहा है। दैट मीन्स फिनोक्सिलिन हमको उस पीएच पे कलर चेंज देगा। लेकिन अगर कोई टाइट्रेशन कर रहे हो आप और उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया 3.2 पे, उसका पीएच का, उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आया 3.2 पे, तो कौन सा भाई आप इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे। और किसी का इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया 5.6 के आसपास, तो बताओ क्या दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करोगे? नो सर। नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसका, ये 9 के आसपास है ही नहीं, और वो 5.6 है तो वो 4 के आसपास नहीं है, 4 से तो बहुत दूर चला गया। 4.2 4.3 तक होता तो काम चल जाता। अरे बात समझ रहे हो सब लोग? हाँ या ना बाकी यस लोग? सर। अरे जवाब दो भाई। सुमित, पुष्कर, राहुल, रश्मि, सोनाक्षी, Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा इंडिकेटर हमेशा सेलेक्ट करना चाहेंगे जो किसी भी टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास हमें उसका सीटीआर का मिड पॉइंट मिले। ये सीटीआर का मिड पॉइंट भी क्या पीएच ही देगा, मतलब इंडिकेटर का सीटीआर का मिड पॉइंट हमको 9 के आसपास इंडिकेट कर रहा है। तो 9 के आसपास जिस भी टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट हमको दिखेंगे, हम वहां पे फिनोक्सिलिन को यूज करेंगे। और इस 4 के आसपास हमको जिस भी टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट दिखेंगे, वहां पे हम मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे। यहां से सीखने की बात थी ये। अब आगे की स्टोरी की बात करते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर एक एसिड को डील करना पड़ेगा, H2CO3, ठीक है। अभी मैं ये पूरे टॉपिक का तुमको बेसिक बता रहा हूँ। H2CO3 एक वीक डायबेसिक एसिड है। H2CO3 क्या है, एक वीक डायबेसिक एसिड है, मतलब ये 2H+ फर्निश कर सकता है। वीक डायबेसिक एसिड का मतलब होता है कि H2CO3
जब भी टूटेगा तो पहले हमको HCO3 माइनस देगा, फिर हमको देगा CO3 2 माइनस। ठीक है, यहां पे इसने एक H प्लस लूज किया, यहां पे इसने अपना दूसरा H प्लस यूज कर दिया। ठीक है जी। अब तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं पढ़ाऊंगा, जब भी कोई वीक एसिड होता है या कोई वीक बेस होता है, उसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। कोई भी वीक एसिड अगर Ha है तो हमेशा इक्विलिब्रियम में इसका डिसोसिएशन रहता है, H प्लस प्लस A माइनस इसका डिसोसिएशन रहेगा। और वीक एसिड के लिए हम लोग उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं Ka। Ka को हमेशा क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे इसका Ka हो जाएगा H प्लस इंटू A माइनस बाय Ha। इसको बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड कितना डिसोसिएट हुआ उसका वैल्यू हमको ये देगा। ठीक है, जितना Ka ज्यादा होगा मतलब उतना हमारा ये न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब H प्लस तुमको उतना ही ज्यादा मिला है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो H2CO3 पहले टूटा होगा इसमें, तो इसके लिए Ka1 होगा, इसके लिए Ka2 होगा। कैसे भाई, H2CO3 पहले उसने दिया टूट के क्या, HCO3 माइनस प्लस H प्लस। यहाँ पे हमने इसके लिए लिखा Ka1 क्योंकि पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट है। फिर तुम्हारा HCO3 माइनस टूट के देगा H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, दिस इज Ka2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। बेटा इसका Ka1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 7। Ka1 K2 का हमारा बस थोड़ी देर का यूज है, जो असली कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन का, वहां तक पहुंचने में हमको यहां से जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुमको रटवा भी सकता था चीजें, लेकिन मैं लॉजिकली बढ़ना चाहता हूँ आगे ताकि तुम लोगों को कभी प्रॉब्लम ना आए इस चीज। तो इसका डिसोसिएशन फर्स्ट स्टेप में तो ऐसे होता है, सेकंड स्टेप में ये इस तरह से H प्लस देता है। तो Ka1 का वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 है, Ka2 का वैल्यू 10 की पावर माइनस 4। तो जब भी कोई वीक एसिड तुमको मिलेगा वो हमेशा 2 स्टेप में ही H प्लस देगा। और अगर तुमको CO3 2 माइनस कहीं पे दिख जाए तो ये एक एक, तो ये भी 2 स्टेप में H प्लस लेगा, हाँ या ना? यस सर। H2CO3 जब 2 स्टेप में H प्लस दे रहा है तो CO3 2 माइनस की अगर बात करें और इसको H2CO3 बनाना हो तो ये 2 स्टेप में H प्लस लेगा। बोलो भाई। यस सर। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर तुम HCO3 माइनस को देखो, ये अगर H प्लस लूज करे, H प्लस दे, तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ? H प्लस लूज करेगा तो CO3 2 माइनस बनाएगा कि नहीं? यस सर। और अगर ये H प्लस गेन करता है तो ये क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3। मतलब HCO3 माइनस H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है। तो ऐसे आयंस को हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक आयंस। एम्फीबियंस तुमने सुना होगा बायो में, जो पानी में भी रह लेते हैं, धरती पे भी रह लेते हैं। तो ऐसे ही ये वर्ड आया है एम्फीप्रोटिक। एम्फी मतलब दोनों जगह, प्रोटिक मतलब प्रोटोन। जो प्रोटोन ले भी सकते हैं, जो प्रोटोन दे भी सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक आयंस। ठीक है, एक बात। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, हमको तुमने पढ़ा होगा कि पीएच जब भी निकालते हैं वो होता है माइनस log ऑफ H प्लस। आपको अगर किसी भी चीज का पावर निकालना है, P मतलब होता है पावर, H मतलब हाइड्रोजन, आपको अगर किसी भी चीज का पावर निकालना है, लेट अस से द क्वांटिटी इज A, तो दिस विल बी माइनस log A। ठीक है, जैसे मुझे अगर के ए दिया हुआ है तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पी के ए लिखूंगा। तो पी के ए क्या हो जाएगा, माइनस log के ए। अगर मुझे के ए 1 दिया है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ पी के ए 1, तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस log Ka1। अगर मुझे Ka2 दिया है तो इसके लिए Pka2 कैसे लिख सकते हैं, माइनस log Ka2। तो दिक्कत आ रही है समझने में तो बोलो। नो सर। तो एम्फीप्रोटिक आयंस का पीएच तुमको मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में निकालना सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो एम्फीप्रोटिक आयंस के लिए हम लोग पीएच कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये तुम्हारा एम्फीप्रोटिक आयन है। इसके लिए Ka1 था, ये हम इसको दोबारा लिखते हैं Pka की टर्म्स में। H2CO3 ने दिया HCO3 माइनस, Ka1 से हमने ये फॉर्मूला यूज करके इसका निकाल लिया Pka1, ठीक है। और HCO3 माइनस ने हमको दिया CO3 माइनस, इसके लिए निकलेगा Pka2। तो इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच होता है Pka1 प्लस Pka2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गई बात? यस सर। नोट करो फटाफट। डन? यस सर। तो अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम अपने टॉपिक पर जा सकते हैं। मैं फटाफट से एक बार फिर से ये दिखाता हूँ तुमको कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में हम लोग, या डबल टाइट्रेशन में दो इंडिकेटर से हम लोग डील करेंगे, फिनॉक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज से। फिनॉक्सिलिन का कलर ट्रांजिशन रेंज होता है 8.3 से 10 के बीच में। तो इसका मिड पॉइंट अगर निकालें तो वो 9 के आसपास आएगा। तो 9 के आसपास जिस भी टाइट्रेशन में तुमको इक्विवेलेंस पॉइंट मिले तो वहां पे तुम फिनॉक्सिलिन को यूज कर सकते हो। 4 के आसपास तुमको जिस भी टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट दिख रहा हो वहां पे तुम मिथाइल ऑरेंज को यूज कर सकते हो। इतनी सी बात है। उसके बाद हमने देखा कि H2CO3 से हमको डील करना पड़ेगा। यहाँ पे H2CO3 एक वीक डायबेसिक एसिड है, इसका डिसोसिएशन दो अलग अलग स्टेप्स में होगा, जिसके लिए हमें दो अलग अलग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, जिनका वैल्यू 10 की पावर -7, 10 की पावर -11, जो कि बहुत कम वैल्यूज है, वो हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब इसके दोनों स्टेप्स इंडिविजुअली होंगे। एक बार में दो H+ ना तो वो ले सकता है, ना ही वो एक बार में दोनों H+ दे सकता है। ठीक है, स्टेप वाइज चीजें चलेंगी, दो स्टेप्स में होंगी। फिर हमने देखा HCO3 माइनस एक एम्फीप्रोटिक आयन है, जो H+ ले भी सकता है, जो H+ दे भी सकता है। तो ऐसे एम्फीप्रोटिक आयन का पीएच निकलता कैसे है भाई? उसने H+ पहला लूज करके वो कहां से आया था, उसका Pka, बाद में वो चला कहां पे गया, उसका Pk, यानी Pka1 Pka2 दोनों का मीन ले लो, यू विल गेट द पीएच ऑफ दिस एम्फीप्रोटिक आयन। इतनी बात हमने यहां तक सीखी है। अब उसके बाद मैं पहली चीज बात करने जा रहा हूं। हम पहली चीज बात करने जा रहे हैं यहाँ पर किसकी, टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl। अब इसको समझने में हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं, हमको उन सभी की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। ध्यान से समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। Na2CO3 में दो आयंस है हमारे पास, Na+ है, CO3 2- है। HCl से कौन रिएक्ट करेगा? H+ Na+ से तो रिएक्ट करेगा नहीं। Cl- किसको पकड़ेगा? Na+। Na+। बचा हुआ H+ कौन पकड़ेगा? CO3 2-। तो रिएक्शन क्या होगा? CO3 2- प्लस HCl क्या देगा तुमको? HCO3- प्लस Cl-। बोलो बेटा। यस। यस सर। अब होगा क्या? Na2CO3 ने CO3 2- ने HCl से रिएक्शन किया। अब HCO3- बनेगा पहले, यही हमने सीखा कि HCO3- बना पहले। अब HCO3- एक और प्रोटॉन ले सकता है, लेकिन क्या वो यहीं पर H2CO3 बना लेगा? नो सर।
दूसरे स्टेप में जाएगा। मतलब हुआ क्या कि आपका जो ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पूरा का पूरा CO3 माइनस HCl से रिएक्ट करके पहले पूरे आयंस HCO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और जैसे ही पूरा CO3 माइनस HCl से रिएक्ट करेगा, यू विल गेट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। क्योंकि CO3 माइनस एक बेस है, HCl एक एसिड है, और पहले तुमको ये HCO3 माइनस एक सॉल्ट मिला, ठीक है, और Cl माइनस मिला। तो HCO3 माइनस एक सॉल्ट मिला, तो उसका पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। ऐसा तो नहीं है इसकी भूख शांत हो गई, ये अभी एक और H+ ले सकता है, ठीक है, लेकिन स्टेप वाइज H+ लेगा। यानी तो पहले फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसका पीएच कितना होगा, बताएंगे जरा? इसका पीएच कितना होगा? pKa1 pKa1 प्लस pKa2/2। pKa1 कैसे निकलेगा भाई? ये तो Ka1 है, तो इसका pKa1 कैसे निकलेगा? माइनस log 10⁻⁻7। log का प्रॉपर्टी अगर तुमको आता है, जिसको नहीं आता, तो log की प्रॉपर्टी होती है log a⁻m। अगर कुछ भी है हम इसको लिख सकते हैं, m आगे आ जाएगा, log a, हम इसको ये लिख सकते हैं। बायो वाले जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता, मैं उनको बता रहा हूँ। तो -log 10⁻⁻7 को हम लिख सकते हैं, -7 आगे आ गया, एंड अंदर रहेगा -log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1। log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, log 10 1 हो गया, यहां से मिला 7। तो ऐसे ही Ka2 से pKa2 निकाल सकते हो। कितना आएगा? 11 आएगा। यस सर। Yes, sir. तो देखो ये कितना आ रहा है, 7 + 11/2, 18/2 आ रहा है। मतलब कितना आ रहा है? 9। इक्विवेलेंस पॉइंट HCO3 माइनस तुमको इक्विवेलेंस पॉइंट पे मिल रहा है, और जिसका पीएच हमको मिल रहा है 9, यानी हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच जो है वो 9 के आसपास आ रहा है। तो बताओ कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे हमको लेना चाहिए? phenolphthalein Phenolphthalein. फिनोफ्थिलीन लेना चाहिए। वेरी गुड। तो क्या मैं यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, दैट विल बी डिटेक्टेड बाय फिनोफ्थिलीन? yes sir फर्स्ट, अरे बाकी लोग बताओ यार, मुझे हाँ या ना में जवाब तो दो, समझ में आ रहा है कि नहीं सब? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कौन डिटेक्ट करेगा? फिनोफ्थिलीन डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान से समझते रहना। नाउ व्हाट विल हैपन, अब बारी आएगी HCO3 माइनस। अब देखते हैं हम सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे। पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के आने तक हमारा रिएक्शन इन दोनों के बीच में होगा। मतलब आपने किया क्या? बेसिकली आपने किया ये कि आपका कॉनिकल फ्लास्क पड़ा हुआ था, ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या पड़ा हुआ था? इसमें CO3 माइनस पड़ा हुआ था, इसमें CO3 माइनस पड़ा हुआ था, उसने बना लिया HCO3 माइनस, ठीक है, और ऊपर से डाल रहे हो तुम HCl। इसके साथ में पड़ा हुआ है फिनोफ्थिलीन भी, इसके साथ में पड़ा हुआ है कौन? फिनोफ्थिलीन। अब यहाँ से HCO3 माइनस पूरा फर्स्ट स्टेप से बन चुका है, तो अब HCl तुम और डाल रहे हो ऊपर से, ताकि ये और H+ लेके फाइनली H2CO3 हमको दे दे बना के। दिस इज व्हाट वी वांट। तो यहाँ पे रिएक्शन होना चाहिए HCO3 माइनस प्लस HCl, H2CO3 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये काम होगा, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और तुमको H2CO3 मिलेगा। यानी सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे तुमको जो कंपाउंड मिल रहा है वो H2CO3 मिल रहा है। और H2CO3 का जो पीएच है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको इनिशियली बता ही दिया था, दिस इज अ वीक डायाबेसिक एसिड, वीक एसिड है, तो इसका जो पीएच रहता है ना, वो पीएच इसका रहेगा 4 से 5 के बीच में, ठीक है। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे तुमको पीएच मिल रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट पे 4 से 5 के बीच में। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को कैसे डिटेक्ट करोगे?
मिथाइल ऑरेंज से। मिथाइल ऑरेंज से, क्योंकि हमारा सीटीआर जो है फिनोक्सिलिन का तो नो के आसपास है, तो हम फिनोक्सिलिन तो कभी डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा इसको। इसके लिए सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए सूटेबल इंडिकेटर कौन है? सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट will be detected by methyl orange. बोलो। Yes, sir. सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट तुमको देगा मिथाइल ऑरेंज, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज ही तुमको यहां से सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट दे सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं, ये बताओ पहले तो। यस यस सर। सर। चलो, अब मैं फिर से इस टाइट्रेशन की एक बार दोबारा बात करता हूं। ठीक है, अगर हम ये टाइट्रेशन करते हैं ओनली फिनोक्सिलिन एज एन इंडिकेटर फ्रॉम स्टार्टिंग, तो क्या होगा? Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl से, NaHCO3, यहाँ पे मैंने आयंस नहीं लिखा, HCO3 माइनस नहीं लिखा, मैं पूरा कंपाउंड ही लिख दिया मैंने, NaCl बनेगा। तो क्या होगा बेटा, एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आपको कलर चेंज ऑब्जर्व होगा कि नहीं? यस सर। कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व, क्योंकि फिनोक्सिलिन लिया है और फिनोक्सिलिन HCO3 माइनस के आसपास का ही रेंज का है, तो कलर चेंज मिलेगा, फिनोक्सिलिन तुमको कलर चेंज देगा। ठीक है, तो हम ब्यूरेट से रीडिंग ले लेंगे कि कितना HCl हमारा यूज हुआ, उतना वॉल्यूम हमारा बोलेंगे कि भाई फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तक आने तक HCl का हमारा उतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर हम दोबारा HCl डालना शुरू करेंगे, तो दोबारा NaCO3 HCl से रिएक्शन करेगा और तुमको देगा H2CO3 प्लस NaCl। यहां पर क्या होगा, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। एट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट क्या तुमको कोई कलर चेंज ऑब्जर्व होगा? नो सर। नो कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, क्योंकि हमने इस बार फिनोक्सिलिन लिया है सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने में, और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा आता है 4 से 5 के बीच में। तुमने इंडिकेटर ले लिया वो जो 9 के आसपास इक्विवेलेंस पॉइंट दिखाएगा, तो यहाँ पे तो कोई इक्विवेलेंस पॉइंट दिखेगा ही नहीं। चाहे तुम HCl का पूरा ब्यूरेट खाली कर दो, तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट कभी नहीं दिखेगा तुमको। इंडिकेटर का काम क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट को दिखाना। जब इंडिकेटर ही तुमने ऐसा ले लिया जो इक्विवेलेंस पॉइंट दिखाई नहीं सकता, फिर तो HCl कितना भी डाल लो, कभी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं दिखेगा तुमको। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. तो यहां से हमको क्या पता चला? क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा सिर्फ 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट तो हमको सिर्फ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑब्जर्व हुआ, सेकंड तो ऑब्जर्व हुआ ही नहीं। अब तुम ये पूछ सकते हो सर कि रिएक्शन तो हुआ है, इक्विवेलेंस पॉइंट तो आया होगा। बिल्कुल आया होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, बिल्कुल आया होगा, लेकिन इंडिकेटर ने तुमको दिखाया क्या? नो सर। नहीं दिखाया। तो एज पर इंडिकेटर हम इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में हमको सिर्फ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑब्जर्व हुआ, तो हम ये बोलेंगे रिएक्शन सिर्फ 50% ही खत्म हुआ है। बोलो यार। यस सर। यस सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट तो आया ही नहीं, तो मतलब सेकंड रिएक्शन तो हमारे हिसाब से हुआ ही नहीं। इंडिकेटर के हिसाब से सेकंड रिएक्शन तो हुआ ही नहीं ना। जब तुमको कलर चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा तभी तो तुम बोलोगे हाँ यार अब तो हो गया, अब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इक्विवेलेंस पॉइंट ही नहीं आया तो मतलब रिएक्शन अभी तक चल ही रहा है एज पर इंडिकेटर। अरे इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. लेकिन अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं, ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, तो क्या होगा? अब तुम खुद ही बता सकते हो। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास ये आ रहा है NaCO3 प्लस NaCl, और अगर तुम अभी तक की बातें समझ गए होगे, भाई इसका पीएच तो कहां पे आ रहा है? लगभग 9 के आसपास। यस सर। Yes, sir. तुमने लिया है मिथाइल ऑरेंज, क्या तुमको फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट दिखेगा?
No, sir. फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट विल नॉट बी डिटेक्टेड। अरे बच्चों समझ पा रहे हो, फीलिंग आ रही है कुछ? Yes, sir. फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं दिखेगा तुमको, तो क्या इसका मतलब ये है कि सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट भी नहीं दिखेगा? सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट ये रिएक्शन हो रहा है और तुमने MeOH ही लिया है एज एन इंडिकेटर, तो क्या H2CO3 का pH हमको पता ही है 4 से 5 के बीच में, तो क्या तुम सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट कर पाओगे? Yes, sir. अरे बोलो यार, क्या सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेटली। तो हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है दैट विल बी डिटेक्टेड बाय मिथाइल ऑरेंज। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा मिथाइल ऑरेंज से। तो क्या मुझे तुम ये बताओगे कि रिएक्शन कितना % खत्म हुआ है? 50%. सोच के बताओ जरा, रिएक्शन कितना % खत्म हुआ है? 100%. 100% खत्म हुआ है रिएक्शन। रिएक्शन 100% खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पिछले केस में फिनोल्फथलीन ने तुमको सेकंड स्टेप का एंड पॉइंट नहीं दिखाया, फर्स्ट स्टेप ही हुआ था। भाई यहां पे तुमको फर्स्ट नहीं दिखा, सेकंड का दिख गया लेकिन एंड पॉइंट, और सेकंड पे ही तो रिएक्शन खत्म हो रहा है पूरा। क्या तुम ए से सी पर, तुम ए से सी पर पहुंच गए, रास्ता एक ही है, यही जाने का रास्ता है, तो तुम ए से बी पर पहुंचे, लेकिन सी पर तुम पहुंचे थे लेकिन किसी को दिखे नहीं, तो देखने वाला क्या बोलेगा कि तुम सिर्फ बी पर ही पहुंचे हो? बोलो Yes, यार। sir. लेकिन तुम ए से सी पर पहुंच गए डायरेक्टली, और देखने वाले ने देख लिया कि तुम वहां सी पे पहुंच गए हो, तो देखने वाला क्या बोलेगा? अरे बी से होके ही आया होगा। तुम Yes, sir. डायरेक्टली ए से सी पे बी से बिना जाए नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता एक ही है ए से सी पे जाने का। तो अगर तुमको सी का इक्विवेलेंस पॉइंट दिखा दिया इंडिकेटर ने, क्या उसका मतलब ये नहीं है कि बी इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा तभी तो सी पे आया होगा? बोलो यार। Yes, sir. इसीलिए रिएक्शन यहां पर 100%। कोई डाउट है तो बताओ। अभिमन्यु समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया. रश्मि, Yes, sir. गुरमीत, अनु, अक्षता, Yes, sir. गोल्डी, Yes, पुष्कर, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बेटा यहां पर हम 50% क्यों नहीं बोल सकते हैं? उसका रीजन यही है कि भाई आपको सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट दिख गया, इंडिकेटर ने सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट दिखा दिया, फर्स्ट नहीं दिखाया। फर्स्ट आया था लेकिन हमारा इंडिकेटर का रेंज नहीं था उस इक्विवेलेंस पॉइंट के रेंज में, इसलिए उसने नहीं दिखाया, तो रिएक्शन आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि तुम HCl डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे, इसलिए रिएक्शन आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। फिर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे जैसे ही तुमने एक बूंद भी HCl का डाला तो इंडिकेटर की रेंज में आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट। अब जैसे ही इंडिकेटर की रेंज में इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, उसने तुरंत कलर चेंज शो कर दिया। तुम बोलोगे अरे वाह रिएक्शन खत्म हो गई। बोलो बेटा। yes, sir. Yes, sir. तो रिएक्शन 100% खत्म करेगा मिथाइल ऑरेंज, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लोगे तो। अब देखते हैं जरा, अगर मैं ये बोलूं कंपाउंड फिनोल्फथलीन मिथाइल ऑरेंज, यहां पे आ गई बात सारी। NaOH है जिसका एन फैक्टर 1 होता है, NaOHCO3 है जिसका एन फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक, फिर तुम्हारे पास है Na2CO3 एन फैक्टर 2। देखो NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका pH बहुत ऊपर रहेगा। ये इंडिकेटर्स दोनों आराम से इसके कलर चेंज को शो कर सकते हैं, ठीक है? तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो भी लोग हैं वो दोनों इनके साथ 100% रिएक्शन करेंगे। याद रहेगी ये बात? Yes, sir. NaHCO3 क्या फिनोल्फथलीन के साथ तुमको इक्विवेलेंस पॉइंट दे पा रहा था? देखो जरा, NaHCO3 फिनोल्फथलीन लिया तुमने, फिनोल्फथलीन तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कभी इसको। बोलो यार।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे बोलेंगे कुछ होगा ही नहीं NaCO3 को फिनोल्फथलीन के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ होगा, 100% होगा। बोलो मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या जा रहा है, ये वाला स्टेप देखो ना, NaCO3 तो इसी स्टेप में आया ना रिएक्शन करने, यहाँ पे तो बना था, रिएक्शन थोड़ी हुआ था यहाँ पे, रिएक्शन तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के आने के समय हुआ था। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज तुमने लिया तो ये वाला स्टेप तो 100% होगा ना। Yes, sir. अब बात करते हैं Na2CO3 के साथ। Na2CO3 के साथ तुम सिर्फ फिनोल्फथलीन लोगे तो हमने देखा 50% रिएक्शन होगा, Yes, sir. और अगर सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लोगे तो 100% रिएक्शन होगा। बोलो भाई। Yes, sir. और यहाँ पे तुम्हारी डबल टाइट्रेशन खत्म हो गई हैं, यहाँ पे तुम्हारा ये जो डबल टाइट्रेशन का टॉपिक था ये खत्म हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चंस के दौरान हमको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इसी टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये समराइज्ड है पूरा, क्या पढ़ा तुमने डबल टाइट्रेशन में। यहां तक पहुंचने के लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं। बस ध्यान रखना, फिनोल्फथलीन वहीं पर इक्विवेलेंस पॉइंट में कलर देगा जहां पे उसका रेंज आएगा, जहां पे फिनोल्फथलीन का इलाका होगा वहीं पे वो शेर है, जहां पे मिथाइल ऑरेंज का इलाका होगा वहां पे वो शेर है, ठीक है। तो बताओ क्या हम लोग, क्या तुम मुझे ये बता पाओगे व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट बोथ द इक्विवेलेंस पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने का क्या तरीका है, फिनोल्फथलीन ले लो, और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने का क्या तरीका है, मिथाइल ऑरेंज। Methyl orange. मिथाइल ऑरेंज ले लो। आप दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट को इजीली बता पाओगे। एक सॉल्यूशन लो, उसमें फिनोल्फथलीन में डाल दो 2 बूंदे, 2 बूंद मिथाइल ऑरेंज के डाल दो। जब फर्स्ट आएगा तो फिनोल्फथलीन अपना काम दिखाएगा, तुरंत फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फिनोल्फथलीन का कोई काम नहीं है। उसके बाद जब रिएक्शन होगा तो मिथाइल ऑरेंज अपना काम दिखाएगा, जैसे ही सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो मिथाइल ऑरेंज अपना कलर दे देगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कितने HCl के वॉल्यूम पे आया, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कितने मिथाइल ऑरेंज के वॉल्यूम पे आया, और टोटल वॉल्यूम HCl का कितना लगा, पहली वाली वॉल्यूम प्लस दूसरी वाली वॉल्यूम। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस टॉपिक को आप लोग दोबारा देखिए, और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो शाम का सेशन में लूंगा क्वेश्चन हम लोग उस सेशन में करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी श्योर ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड इन द डबल टाइट्रेशन अभी तक। तो ये डबल टाइट्रेशन जो मैंने पढ़ा है इसको कम से कम 2-3 बार आप लोग देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो शाम के सेशन में मुझे बताइए, फिर हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबने अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो मैं इसका PDF भेज रहा हूँ 2 मिनट में ग्रुप में, Okay, sir. ठीक है। चलिए